Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो लेक्चर रहने वाला है इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर। और ये वाला जो लेक्चर रहेगा ये पार्ट सेकंड रहेगा आपका MCQ सीरीज, जो हमारी MCQ सेशन चल रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 के लिए। सो ये वाला जो सेशन रहेगा ये मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs रहेंगे हमारे पास, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs रहेंगे जो कि आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में आने के चांसेस हैं। और इसी सेशन में हम क्या करेंगे, कुछ इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे, और जो ये क्वेश्चन MCQs रहेंगे इसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी देंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाली ऐसी चीज़ें होंगी जो बेसिक इकोनॉमिक्स से होंगी। पार्ट पहला अपलोड हो चुका है, आप उसको भी देखें। पार्ट सेकंड आप इसमें हम जो है वो इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी वो भी आपको साथ में बताएंगे। और जितने भी व्यूवर्स इसको देख रहे हैं, इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, वो इसको लास्ट तक देखेंगे। और जो नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं पहली बार, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, क्योंकि हम इस चैनल पे आपको जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की जो है वो तैयारी करवा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट सेकंड जो है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान इंडिया ऑप्ट फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये तो आप सबको पता है मिक्स्ड इकोनॉमी है। अब हमने बताना है ये जो कंसेप्ट था मिक्स्ड इकोनॉमी का, ये किस 5 ईयर प्लान में इंडिया ने ऑप्ट करा है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे थर्ड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान और फिफ्थ 5 ईयर प्लान। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पहले खुद से आंसर को मार्क करना है, खुद से आंसर को मार्क करना और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है, तभी जो ये सेशन रहेगा आपका इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो हमारे पास ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, दैट इज सेकंड 5 ईयर प्लान। जो इंडिया थी उसने ऑप्ट करा था मिक्स्ड इकोनॉमी को किस प्लान में, सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को जो है था वो क्या था, इस कंसेप्ट को क्या किया था, ऑप्ट किया था। और अगर मैं सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करूं, क्योंकि कुछ एक्सप्लेनेशन भी रहेगी एक्स्ट्रा, अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो इसकी एक्सप्लेनेशन में से पूछ सकता है एग्जामिनर। तो अगर मैं इसकी बात करूं MCQs में ये भी पूछा जा सकता है कि ये प्लान किस ईयर से किस ईयर तक चला था। तो ये 1965 टू 1956 टू 1961 तक चला था। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 1956 टू 1961 तक ये चला है। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं इस सेकंड 5 ईयर प्लान में। तो मतलब ये क्वेश्चन तो आ सकता है, मिक्स्ड इकोनॉमी कब आउट हुआ है, आपने वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान में। सेकंड 5 ईयर प्लान किस साल से किस साल तक चला है आपको पता होना चाहिए, 1956 टू 1961 तक चला है। अब इसमें ये पूछ सकते हैं, इसको एक और नाम से भी हम जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, महालनोबिस, क्या कहेंगे, महालनोबिस प्लान भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, महालनोबिस प्लान भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पढ़ सकता है। ठीक है जी। अब यहाँ इस प्लान की अगर बात करें तो यहाँ क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी ना, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उसकी बहुत रैपिड ग्रोथ हुई थी। तो इस प्लान में क्या होता, अगर देखें कुछ इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, कुछ इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, कुछ प्लांट्स जो हैं वो सेटअप हुए थे। अगर मैं बात करूं, कुछ ये क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि एक दुर्गापुर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी प्लांट था, जो स्टील प्लांट था, ये किसकी असिस्टेंस से सेटअप करा गया था, तो ये यूके की असिस्टेंस से सेटअप किया गया था।
फिर एक है भिलाई, याद रखेंगे कौन सा है, भिलाई। तो ये किसकी असिस्टेंट से बना था, तो आपने वहाँ पे मेंशन करना यूएसएसआर की असिस्टेंट से बना है। फिर है एक रोरकेला, ठीक है ना, याद रखेंगे कौन सा, रोरकेला, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं ना जो आपके एग्जामिनेशन में जो ये वाला लेवल है ना उस लेवल के हिसाब से फिट बैठते हैं। तो ये जो रोरकेला था ये किसकी असिस्टेंट से बना था, जर्मनी की असिस्टेंट से ये जो स्टील पावर प्लांट थे ये बने हुए हैं। तो इस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट जो इंक्रीज हुई थी वो अराउंड 7% से 11% जो थी वो इंक्रीज हुई थी। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। उसके बाद बाकी प्लान्स हैं, ठीक है ना। अब मैं अगर बात करूं 3rd 5 ईयर प्लान की, तो इसमें एक चीज़ हुई थी जिसको हम कहते हैं क्या, गदगिल योजना, ये लॉन्च हुई थी, ठीक है ना, ये आ सकता है। उसके बाद 4th ईयर प्लान की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो हमारा 4th 5 ईयर प्लान है ना, इसमें नेशनलाइजेशन ऑफ 14 जो बैंक थे इंडियन मेजर बैंक, उनकी जो नेशनलाइजेशन हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इतना आई थिंक सफिशिएंट रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज मुद्रा। मुद्रा जो है वो क्या होती है, व्हाट इज मुद्रा। सो ऑप्शन रहेंगे आपके पास, डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी है, स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस है, ऑप्शन सी न्यू प्लानट डिस्कवर्ड है, या ऑप्शन डी डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर अर्बन टाउनशिप। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो मुद्रा क्या है, सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज डेवलपमेंट एंड रेफाइनेंस एजेंसी है ये मुद्रा। अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा क्या होती है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है ना, तो इसको ये कहते हैं मुद्रा। सो मुद्रा क्या होता है, इसको मुद्रा बैंक भी कहते हैं, मुद्रा एक मुद्रा बैंक भी है, ठीक है, ये आप चीज़ याद रखेंगे। सो ये एक पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है इंडिया में, जो कि प्रोवाइड करता है क्या, लोन प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है, और बिल्कुल मिनिमम रेट्स पे, बिल्कुल लो रेट्स पे जो है लोन प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगर ये बात ये हो गए तो ये पूछेंगे लॉन्च कब हुई थी मुद्रा स्कीम या ये वाला मुद्रा बैंक। तो ये प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने लॉन्च करी थी, उन्होंने लॉन्च करा था आई थिंक 8 अप्रैल 2015 को इसको जो था वो क्या किया था, इसको लॉन्च की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, which among the following is the characteristic capitalist economy of, characteristic economic of क्या होता है, is the characteristic capitalist economy of। तो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन होनी चाहिए इसमें, मार्केट फोर्स आर हाईली रेगुलेटेड होना है, इट इज़ अ सोशलिस्ट सिस्टम है, या ऑप्शन डी मैक्सिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। सो अगर इसकी बात करें जो करेक्टरिस्टिक्स होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, उसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट होता है उसकी जो इंटरवेंशन होती है वो बिल्कुल मिनिमम होती हैं, क्या होती हैं, मिनिमम होती हैं। सो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रहेगा करेक्टरिस्टिक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑफ, जहाँ पे क्या होता है, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशंस होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री इज इट्स, जो वैल्यू होती है हमारी टोटल गुड्स और सर्विस की हमारी कंट्री में, प्रोड्यूस इन अ कंट्री इज इट्स, वो इसकी क्या होती है, क्या वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ऑप्शन बी ग्रॉस रेवेन्यू इनकम होता है, ऑप्शन सी टोटल गुड रेवेन्यू होता है, या ऑप्शन डी टोटल इनकम होता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, आपने क्या करना है, आपने पहले खुद से आंसर को मार्क करना है और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है, तभी ये वाला जो लेक्चर रहेगा ना ये आपके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना, आपने खुद से इसको मार्क करना है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
ठीक है ना। वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ कंट्री इज इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये क्या होती है, एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। क्या होती है, एक मॉनेटरी वैल्यू। याद रखेंगे आप, क्या होती है, मॉनेटरी वैल्यू। मॉनेटरी मतलब कोई भी जो हम पैसों की बात करेंगे, कोई भी हम जो पैसों की बात करेंगे, लेन देन की बात करेंगे, पैसों का जहाँ पे एक्सचेंज होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉनेटरी वैल्यू। जितने भी गुड्स या सर्विस होती हैं हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं और कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर प्रोड्यूस हो और एक स्पेसिफिक टाइम में प्रोड्यूस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सो जितने भी व्यूवर्स इसको देख रहे हैं लेक्चर को, वो इसको लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोअरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ करेंसी रिलेटिव टू द फॉरेन रेफरेंस करेंसी इज कॉल्ड। मतलब जो लोअरिंग द वैल्यू ऑफ करेंसी, जब किसी भी करेंसी की वैल्यू लोअर होती है फॉरेन रेफरेंस के लिए, मतलब बाहर में पैसा ज़्यादा है और हमारी कंट्री का लो हो जा रहा है, करेंसी रेफरेंस टू अ फॉरेन रेफरेंस करेंसी इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डिवैल्यूएशन कहेंगे, रिवैल्यूएशन कहेंगे, डाउन वैल्यूएशन कहेंगे या नेगेटिव वैल्यूएशन कहेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज डीवैल्यूएशन। क्या कहेंगे उसको, डीवैल्यूएशन हो जाती है, ठीक है ना। जब किसी फॉरेन कंट्री के पैसे और हमारे में तुलना की जाए तो हमारे में जो उसका रेट्स होगा, वो जो लवरिंग होगी करेंसी का कम होते जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, डीवैल्यूएशन। सो डीवैल्यूएशन एक ऐसा डेलिब्रेट डाउनवर्ड एडजस्टमेंट होता है किसी भी कंट्री के वैल्यू में, करेंसी में, जो किसी दूसरी कंट्री के साथ हम क्या करते हैं, रेफरेंस उसका देते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीज, अगर हमारे पास कैश रिजर्व रेशियो जिसको CRR कहते हैं वो कम हो जाएगी, क्रेडिट क्रिएशन विल बी, हमारे पास जो क्रेडिट क्रिएशन है वो क्या होगा। ठीक, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग में से आ सकता है, बैंकिंग वाले पोर्शन में से इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डज नॉट चेंज होता है, या फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज होगा हमारा। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसका रहेगा ऑप्शन ए रहेगा हमारा, क्रेडिट क्रिएशन विल इंक्रीज। जो क्रेडिट क्रिएशन होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है वो, क्योंकि जितने भी हमारे फेडरल रिजर्व होते हैं, जब भी फेडरल रिजर्व लोअर द रिजर्व रेशियो, तो ये क्या होता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, द गुड्स विच पीपल कंज्यूम मोर, मतलब जितनी भी जो गुड्स होती हैं, सामग्री होती है खाने पीने की जो भी होगी, जो क्या कहते हैं, लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, देन देयर प्राइस राइजेज, और जो उनके प्राइस राइज हो जाते हैं आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, उसके जो प्राइस होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली राइज हो जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे। मतलब हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, सपोज ये एक चीज़ है, कोई गुड्स हैं और ये लोग हैं काफ़ी सारे, जब ये इनको ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो इनका प्राइस क्या हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, एसेंशियल गुड, कैपिटल गुड, वेबल गुड या गिफन गुड। सो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज गिफन गुड। ये रहेगा क्या हमारा, गिफन गुड्स, ये गिफन गुड की श्रेणी में आते हैं। मतलब जितनी ज़्यादा लोग कंज्यूम करेंगे चीज़ें उतना उनका प्राइस बढ़ेगा, तो इनको हम क्या कहेंगे गिफन गुड्स। सो गिफन गुड वो वाले गुड्स होते हैं, वो वाली सामग्री होती है जब डिमांड इंक्रीज होगी, मतलब इसको अगर और कहें, जब इसकी डिमांड, इसको ऐसे भी लिखते हैं, जब इसकी डिमांड इंक्रीज होगी तो इसके जो प्राइस होंगे वो भी इंक्रीज होंगे। आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज होंगे और डिमांड भी इंक्रीज होगी, एंड फॉल व्हेन द प्राइस डिक्रीज, और इनकी डिमांड फॉल हो जाएगी जब इनके प्राइस भी कम हो जाएंगे। ये क्वेश्चन ऐसे भी एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं डिफरेंट करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, स्टैगफ्लेशन इज डिफाइंड एज, एक टर्म है हमारे पास जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैगफ्लेशन।
काफ़ी बार ये एग्जामिनेशन में देखने को मिली है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, स्टैगफ्लेशन में लो इन्फ्लेशन होती है, नहीं होती है। लो ग्रोथ होती है, लो ग्रोथ होती है। लो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ऐसा कुछ नहीं है कंसेप्ट, मतलब ये बाहर चला गया सीधा। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट ऑप्शन की बात करूं, हाई इन्फ्लेशन होती है, हाँ बिल्कुल हाई इन्फ्लेशन इसमें होती है। लो ग्रोथ होता है, लो ग्रोथ भी होता है। हाई अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, तो ये मैच कर रहा है। तो हाई इन्फ्लेशन ये नहीं, तो ऑप्शन इसका बी ही रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन वो होता है, एक ऐसी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जिसमें क्या होता है, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर आज के सिनेरियो की बात करूं मैं, तो जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करता हूं, तो मतलब क्या है, इन्फ्लेशन में महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ भी बहुत कम हो रही है, मतलब एक और हाई अनएम्प्लॉयमेंट। और कितने भी यूथ हैं, जितने भी युवा हैं, वो कितने सारे बगैर नौकरी के बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये टर्म फिट करती है स्टैगफ्लेशन की। यहाँ पे महंगाई भी है, ग्रोथ भी नहीं हो रही, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और काफ़ी सारे जो एस्पायरेंट्स हैं वो तो जॉब के लिए तो लड़ ही रहे हैं, कब से लड़ रहे हैं। अब पोस्ट आस्ते आस्ते एडवर्टाइज हो रही हैं, देखेंगे अब ये अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में आती है या कैसी होती है, मतलब दैट इज़ एन अदर एस्पेक्ट, उसमें मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आपका मेन फोकस रहेगा कि आपको क्वेश्चन आना चाहिए और उस क्वेश्चन को करना चाहिए, और आपके जो नंबर आपके पास हो जाने चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एट विच रेट, कौन सा एक ऐसा रेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। मतलब ये आरबीआई है और ये कुछ कमर्शियल बैंक है। तो जब आरबीआई क्या करेगा, इन बैंक से पैसे लेगा, इस रेट पे लेगा, एट विच रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, यहां से ये पैसे लेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? बैंक रेट कहेंगे, रिपो रेट कहेंगे, रिजर्व रिपो रेट कहेंगे, या स्टेचुरी लिक्विडिटी रेट कहेंगे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, अगर ये वाला जो क्वेश्चन है, जब आरबीआई जो हमारा बैंक है, बैंकर ऑफ द बैंक है जो, अगर वो कमर्शियल बैंक से जो पैसे लेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ऑप्शन सी, दैट इज रिजर्व रिपो रेट, उसको हम कहेंगे। तो रिजर्व रिपो रेट एक ऐसा रेट होता है एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। सो ये एक ऐसा मॉनिटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये मॉनिटरी पॉलिसीज में आते हैं, याद रखेंगे आप किस में आते हैं ये सारे, ये जो टर्म्स हैं ये सारी मॉनेटरी पॉलिसीज के अंतर्गत आती हैं ये सारी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो इसमें क्या करता है, तो इसमें वी कैन यूज टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द कंट्री। जो मनी सप्लाई होती है, मनी की जो सप्लाई होती है, उसको हम इससे कंट्रोल कर सकते हैं। सो रिजर्व रिपो रेट रहेगा। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि प्रेजेंट बैंक रेट क्या है, चल रहा है, उसके बाद रिपो रेट क्या चल रहा है, और रिजर्व रिपो रेट क्या कर रहा है। और एक होता है SLR स्टेचुरी लिक्विड, एक होता है CRR कैश रिजर्व रेशियो। तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व इज नोन एज। जब हम सप्लाई कर्व के साथ मूव करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? क्या वो कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई हो जाती है, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई होती है, इंक्रीज सप्लाई होती है, या एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होती है? सो अगर हम सप्लाई कर्व के साथ मूवमेंट करेंगे तो एक्सपेंशन जो होगी वो भी होगी और कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई भी होगी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का। सो मूविंग अलोंग द कर्व, सप्लाई कर्व will occur when the price of a good change and the quantity supplied change in accordance to the original supply relationship। तो इसको हम क्या कहते हैं कि जो मूवमेंट होती है अलोंग द सप्लाई कर्व, उसको हम एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस, ऐसा कौन सा एक केस है लॉ ऑफ डिमांड फेल। लॉ ऑफ डिमांड जो होती है वो क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। अब हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, गिफन गुड्स में होती है, नॉर्मल गुड में होती है, इंफीरियर गुड में होती है, या बोथ गिफन एंड इंफीरियर गुड्स में होती है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज
गिफन गुड। पहले मैंने ये चीज़ आपको बताई भी है, इसको क्या कहेंगे, गिफन गुड्स कहेंगे। तो जब लॉ ऑफ डिमांड होती है, अगर हम अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स लॉ की बात करें, तो द प्राइस ऑफ अ गुड एंड सर्विस इंक्रीज जब होता है कंज्यूमर डिमांड फॉर अ गुड एंड सर्विस विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। मतलब गिफन गुड में तो आपको तो पता है हायर प्राइस काजेज इंक्रीज इन डिमांड, और इसमें क्या होता है, इसका रिजर्व होता है, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी। सो द इंक्रीज इन द डिमांड इज ड्यू टू द इनकम इफेक्ट ऑफ द हायर प्राइस ओवरवेइंग द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, ये इसको मैच करना है। फॉर्म ऑफ मार्केट नंबर ऑफ सेलर एंड बायर है ये। अब हमारे पास पहली टर्म क्या आती है, हमारे पास आते हैं ओलिगोपोली, मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। क्या आता है हमारे पास, परफेक्ट कंपटीशन। सो ओलिगोपोली की अगर मैं बात करूं तो ओलिगोपोली में क्या होता है, बिग ओलिगोपोली की अगर मैं बात करूं तो ओलिगोपोली में लार्ज, ओलिगोपोली हमारा बी के साथ जुड़ेगा। अ फ्यू बिग सेलर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ बायर, कुछ बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं और कुछ और काफ़ी सारे बायर होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं मोनोपोली की, एक बंदा होता है और काफ़ी सारे सेलर होते हैं। इसका रहेगा ऑप्शन, इस वाले की अगर मैं बात करूं तो इसका सी रहेगा। वन सेलर होता है, मोनोमिन वन, और पॉलीमिन मतलब जो आगे खरीदने वाले हैं, बट लार्ज नंबर ऑफ बायर, ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन में क्या हो गया, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड अ बायर। तो ये कहाँ पे फिट बैठता है, ए का बी है, ए का बी है, ए का बी है, ये दोनों कट गए। टू का सी है, टू का सी है, टू का बी है, ये भी कट गया। तो ऑप्शन टू का सी है। मतलब इस क्वेश्चन की बात करें, वन का हमारे पास रहेगा बी, टू का हमारे पास रहेगा सी, और थ्री का रहेगा हमारे पास ए। तो बी सी ए, बी सी ए, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, द डैश कर्व रिप्रेजेंट द डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट। कौन सा एक ऐसा कर्व है जो डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट टेकन टुगेदर इन अ डिफरेंट लेवल ऑफ द प्राइस द गुड। तो इसको हम क्या कहेंगे। सो ये क्या हमारे पास मोनोटिक रहेगा, इनडिफरेंट रहेगा, या मार्केट डिमांड रहेगा, या ऑप्शन डी डिमिनिशिंग रहेगा। सो इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज मार्केट डिमांड रहेगा। क्या रहेगा, मार्केट डिमांड, क्योंकि द मार्केट डिमांड कर्व इज द समेशंस ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड्स कर्व इन अ गिवन मार्केट। सो इट शो द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड्स बाय ऑल इंडिविजुअल एट वेरिंग प्राइस पॉइंट। तो ये रहेगा। अब जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो उसको लाइक भी कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द मार्केट स्ट्रक्चर कॉल्ड मोनोपोली। वो ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जिसको हम मोनोपोली कहते हैं, एक ही बंदा राज करता है, बाकी सब खरीदते हैं और कोई नहीं खरीद सकता, और कोई एक ही बेच सकता और कोई नहीं बेच सकता। एग्जिस्ट वेयर देयर इज एग्जिस्टली डैश सेलर इन द मार्केट, जहाँ पे कितने सेलर होंगे मार्केट में। तो मोनो का मतलब वन है, तो हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, वन। क्या रहेगा, वन रहेगा। सो अ मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल सेलर सेलिंग अ यूनिक प्रोडक्ट इन द मार्केट। अगर हम मोनोपोली मार्केट की बात करेंगे, द सेलर फेसिस नो कंपटीशन। मतलब मेरी अपनी दुकान है, मैं सपोज बेच रहा हूँ, कुछ भी बेच रहा हूँ, सपोज कोई टूथपेस्ट बेच रहा हूँ, कोई टूथपेस्ट बेच रहा हूँ, तो वो खाली मैं ही बेच सकता हूँ और कोई नहीं बेच सकता, वो मेरी मोनोपोली है। जो होगा वो मेरे से लेके आगे बेचेगा, लेकिन मतलब मेरे से लेके आगे वो ले सकता है, लेकिन बेचने के लिए एक ही मैं रहूँगा, ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे, मोनोपोली कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म। अगर प्राइस टेकिंग फर्म की बात करूं, एवरेज रेवेन्यू इज अ डैश मार्केट प्राइस। जो एवरेज रेवेन्यू होता है वो कौन सा मार्केट प्राइस रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन रहेंगे वो रहेंगे, हाफ ऑफ द मार्केट रेवेन्यू रहेगा, इक्वल टू द मार्केट रेवेन्यू रहेगा, उसके बाद डबल ऑफ मार्केट रहेगा, या लेस देन रहेगा। ये ऐसे क्वेश्चन है, इसको आपने खुद हाथ डालना है और इसमें इसके आंसर निकालना है,
क्योंकि ऐसी चीज़ें एग्जामिनर पूछेगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। मतलब अगर 4000 वैकेंसीज निकली हैं तो जाहिर सी बात है कितने लोग अपीयर होंगे हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। तो जो पढ़ के जाएगा वही निकलेगा, ये चीज़ तो रहेगी, जो पढ़ के जाएगा वही निकल पाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन पोर्शंस को ऊपर गौर से देखना है। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करूंगा तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। फॉर अ प्राइस टेकिंग फ्रॉम एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्केट प्राइस रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द फूड सिक्योरिटी सिस्टम। फूड सिक्योरिटी सिस्टम का कौन सा इनमें से कंपोनेंट है? क्या वो बफर स्टॉक रहेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रहेगा, फेयर प्राइस शॉप रहेगा या मिड डे मील रहेगा? तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज बफर स्टॉक रहेगा। क्या रहेगा? बफर स्टॉक इसका आंसर रहेगा। तो क्या रहता है हमारा? बफर स्टॉक रहता है। बफर स्टॉक क्या होता है? जो रिक्वायर्ड रहता है टू फीड द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जिसको हम पीडीएस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एंड अदर वेलफेयर स्कीम। गारंटीड फूड सिक्योरिटी होता है ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द प्रोडक्शन इज शॉर्ट ड्यू टू दिस शॉर्ट ऑफ नॉर्मल डिमांड ब्रिंगिंग बैड एग्रीकल्चर ईयर होता है, प्राइस स्टेबलाइज नहीं होता, तो इनकी वजह से जो फूड सिक्योरिटी कंपोनेंट है वो बफर स्टॉक में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरिक वैल्यू फॉर रूरल एरियाज इन इंडिया? अगर रूरल एरिया की बात करें तो ये कितनी कैलोरी लेते हैं? 2100, 2200, 2300, 2400। एक रूरल के लिए होती है और एक अर्बन के लिए होती है। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश जब पढ़ रहे होगे वहाँ पे आपको मिलेगा जब फिक्स करी गई थी मिनिमम कैलोरीफिक वैल्यू। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये बात कर रहे हैं कहाँ की? रूरल की। तो रूरल की कितनी होती है? 2400 और अर्बन की कितनी होती है? 2100। अब इसकी ज़्यादा और इसकी कम क्यों होती है? क्योंकि रूरल पीपल नहीं, इनको जो होता है फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा, इसके लिए इनको ज़्यादा कैलोरी चाहिए। सो द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट रिकमेंड नेशनल नॉर्म इज ऑफ 2400 किलो कैलोरीज अ डे फॉर अ रूरल एंड 2100 कैलोरीज कैलोरीज अ डे फॉर अ अर्बन एरियाज। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, who take the decision regarding saving and loan activities in SHGs, जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। ये क्या प्राइवेट बैंक करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ द ग्रुप कहेंगे या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन? सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, मेंबर ऑफ द ग्रुप ही करेंगे। SGH की बात करें तो जो ग्रुप मेंबर होता है दैट टेक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन ऑफ दिस SGS। तो ग्रुप जो होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है रीपेमेंट ऑफ लोन की। तो ये इस क्वेश्चन को हम SHG में कर सकें। आप बताएंगे SHG का हेड कौन होता है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज इन द लिस्ट ऑफ महारत्ना। महारत्ना कंपनी की लिस्ट में कौन से आते हैं? हमारे पास ऑप्शन रहेगा कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो हमारे पास रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पे, हु गेव द जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी। जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी किसने दी थी? तो ऑप्शन रहेंगे जेम केनिस, लियोन वेलरॉस, डेविड रिकार्डो, ऑप्शन डी एडम स्मिथ रहेगा। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन रहेगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज लियोन वेलरॉस गिवन द जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी दी थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आ डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट के बारे में कौन सी चीज़ जो है वो ट्रू नहीं है, कौन सी सही नहीं है? इट इज़ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये तो है। इट इज़ अ बैंकर चेक, ये भी तो है।
इट मे बी डिसऑनर्ड फॉर अ लैक ऑफ फंड, ये कभी लैक ऑफ फंड में डिसऑनर्ड हो ही नहीं सकता क्योंकि ये पहले से ही पेमेंट होता है। सो कौन सी ट्रू नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका, इश्यूड बाय बैंक, ये भी है इसका, तो ऑप्शन इसका सी आंसर रहेगा। कभी भी ये जो है डिसऑनर नहीं हो सकता क्योंकि हम इसको पहले से ही पेमेंट कर देते हैं, जब पेमेंट करेंगे तो डिसऑनर होने का कोई चांस ही नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन विच मार्केट फॉर्म अ मार्केट आर एन इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय अ सिंगल सेलर, जहाँ पे क्या होगा, सिंगल सेलर होगा। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ओलिगो में काफ़ी सारे, मोनो में एक, ड्यू में दो, कंपटीशन में तो काफ़ी होते हैं, तो इसका रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मोनोपोली रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो रिगार्डेड एज द डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हम डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहेंगे, डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट, दिस क्या ये इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, सीजनल कहेंगे या साइक्लिक कहेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हेन देयर इज ओनली वन बायर एंड वन सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड एज, जब एक ही सेलर होगा और एक ओनली वन बायर एंड वन सेलर ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये कौन सा हमारे पास रहेगा, जहाँ भी सेलर, तो इसकी बात करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन रहेंगे पब्लिक मोनोपोली, बायलेटरल, फ्रेंचाइजी या मोनोप्सोमी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज बायलेटरल मोनोपोली इसका आंसर रहेगा। तो बायलेटरल मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे दो होते हैं, कंसिस्ट ऑफ बोथ अ मोनोपोली सिंगल सेलर एंड अ मोनोप्सोमी सिंगल बायर, ये तो हो गया, ये इसको कहेंगे सिंगल बायर, ये क्या होता है, सिंगल बायर, तो ऑप्शन इसका रहेगा बायलेटरल मोनोपोली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग स्पॉन्सर रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम RRBs कहते हैं, इनको कौन स्पॉन्सर करता है, तो क्या ये रिजर्व बैंक करता है, फॉरेन बैंक करता है, नेशनल कमर्शियल बैंक करते हैं या कोऑपरेटिव बैंक करते हैं। सो इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज नेशनल कमर्शियल बैंक इसको करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंट अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट, कौन सा एक ऐसा अकाउंट आता है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं आता, करंट अकाउंट आता है, कैपिटल अकाउंट आता है, ऑफिशियल रेवेन्यू अकाउंट ये नहीं आता है, ऑप्शन डी ये तो नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट इज नॉट एन अकाउंट अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया, जो कि क्रेडिट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट नहीं है इंडिया में नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए रेशनिंग क्रेडिट, डायरेक्ट एक्शन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, या ऑप्शन डी वेरिएबल कॉस्ट मार्केट, क्या रहेगा हमारा, वेरिएबल कॉस्ट मार्केट। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है क्रेडिट कंट्रोल ऑफ इंडिया, सो इसका आंसर ये रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जो है उसकी एग्जाम्पल क्या है, नेशनल इनकम, एग्रीगेट सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो इसकी जो एग्जाम्पल नहीं है माइक्रो, तो ऑप्शन डी रहेगा इसकी एग्जाम्पल, दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, इकोनॉमिक पार्ट में से आपका इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो कि ये सेकंड पार्ट है, यहाँ पे आपका वो पूछ सकता है इंडियन फाइनेंस सिस्टम के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें पूछ सकता है, इंडियन मनी मार्केट क्या होती है, इंडियन कैपिटल मार्केट क्या होती है, शेयर मार्केट क्या होती है, फिर एक चीज़ होती है CB, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सेटअप कब हुआ था, 1988 को हुआ था, स्टेचुरी बॉडी कब बनी थी, 1992 को बनी थी, इसके फंक्शन पूछ सकता है आपको, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको ग्लोबल इंडेक्सेस पता होने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एक होती है जिस तरह हम बोलेंगे क्रिसॉल, क्या बोलेंगे, क्रिसल, ये क्या होती है, ये आप हमें बता सकते हैं, मुझे ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्रिसल क्या होती है। उसके बाद हमारे पास पूछ लेंगे बैंक रेट क्या होती है, CRR कैश रिजर्व रेटो क्या होती है, रिपो रेट, ये मैं तो पहले बता चुका हूँ। अब उसके बाद RBI के ऊपर पूछ सकते हैं
इंश्योरेंस के ऊपर पूछ सकते हैं, इंडियन करेंसी सिस्टम के ऊपर पूछ सकते हैं क्वेश्चन काफ़ी सारे। उसके बाद इन्फ्लेशन के ऊपर जा सकते हैं, क्या जा सकते हैं, इन्फ्लेशन के ऊपर ये जो है क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, आपको पूछ लेंगे डिफ्लेशन क्या होती है, स्टैगफ्लेशन तो मैंने बता दी। उसके बाद इफ़ेक्ट क्या होंगे इसके, ये ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पूछ लेंगे। जिस तरह एक टर्म होती है SDR, तो ये SDR क्या होता है, इसको हम पेपर गोल्ड भी कहते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, पेपर गोल्ड इसको कहते हैं। SLR वर्ल्ड ग्रुप के बारे में पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं। काफ़ी वास्ट टॉपिक हैं, इकोनॉमिक्स के पार्ट शुरू हो चुके हैं। ये पहला पार्ट जो है वो अपलोड हो चुका है, अब ये सेकंड पार्ट है, इसके बाद और भी पार्ट आएंगे। और आप क्या करेंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे आप नीचे इकोनॉमिक्स वाले सेशन में, वहाँ से देख के बाकी जो इकोनॉमिक्स की वीडियो होगी MCQ फॉर्म में वो भी आप देखें, क्योंकि उनका लेवल और ये लेवल JKSSB एग्ज़ाम का जो रहेगा वो सेम रहेगा, क्वेश्चन कहीं ना कहीं से वो पूछ लेंगे। सो एट द लास्ट इसमें अराउंड 30 क्वेश्चन थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपने 30 आउट ऑफ 30 में से कितने लिए हैं, और ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी है वो हम अपने चैनल पे करवाएंगे। सो इसी के साथ इस लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।